नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं निधि आपके साथ और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और हम आपको देंगे मार्गदर्शन आपकी मुश्किलों का। ममता जी, एक बार फिर से हमारे पास कई तरह के लेटर्स हैं, कई तरह की क्वेरीज है, तो उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पहला जो लेटर हमें मिला है वो है मिसेस राठौर का। कुछ वक्त पहले एक लंबी बीमारी के चलते इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। इनकी सारी सेविंग्स और प्रॉपर्टी जो थी वो इनके हस्बैंड के इलाज में खर्च हो गई। तो फ़िलहाल इनके पास कोई भी कॉन्क्रीट फाइनेंशियल बेस तो है नहीं। इनकी एक बेटी है जो कि एजुकेशन उसकी इतनी अच्छी नहीं हो सकी है इन्हीं सब फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, और अब उनकी उम्र लगभग शादी की है उनकी बेटी की। एक बेटा है जो अभी 12th में है, यानी वो भी छोटा है उम्र में, और ये खुद भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, तो कोई अच्छी सी जॉब करके घर के हालात सुधार सके ये ऑप्शन भी इनके पास नहीं है। एक तरफ बेटी की शादी के खर्च की चिंता है तो दूसरी तरफ बेटे की पढ़ाई की, और बाकी घर के रूटीन खर्चे तो हैं ही। तो इन सब हालातों में इन्हें क्या करना चाहिए? हमें इनसे पूरी सिंपैथी है। इनकी स्थिति देखकर काफ़ी ख़राब लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है जी। सिलाई कढ़ाई या फिर पेंटिंग, या फिर इन्हें और कोई शौक़ रहा हो कभी अपने बचपन में, जैसे मेहंदी लगाने का, या फिर इन्हें और कोई आर्ट आता है। कुछ नहीं तो खाना बनाना ही आता है, अचार बड़ी पापड़, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में इन्हें अगर थोड़ा सा भी पता है तो ये अपने घर से ही टिफ़िन सेंटर चला सकती हैं। ये अपने घर से एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फॉर्म में अचार बड़ी पापड़ आदि बनाकर लोकल मार्केट में सप्लाई करवा सकती हैं। अपनी बेटी को ये अपने साथ इन्वॉल्व रख सकती हैं, और जितना भी बेटी पढ़ी लिखी है वो अपने से छोटे क्लासेस के बच्चों की ट्यूशन ले सकती हैं। कुल मिला के ऐसा नहीं है कि इनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर ये रास्ता ढूंढे तो इनके पास रास्ता निकल आएगा जी। ये ज़रूर मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि एक चीज़ पे न टिके। मतलब इनके पास जितनी भी कैपेसिटी है, जितना भी इनको आता है, जितने लोगों से इनकी पहचान है जी। ये उन लोगों में ही अपना बिजनेस पहले स्टार्ट करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। यानी इनके लिए मार्गदर्शन यही है कि अपने टैलेंट को क्रिएटिवली यूज़ करके उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया जाए और उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। और रास्ते काफ़ी निकल आते हैं। काफ़ी सारी महिला संस्थाएं हैं जो इनकी मदद कर सकती हैं अगर ये चीज़ें बनाकर सप्लाई करती हैं। इनकी बेटी जो है वो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना के सप्लाई कर सकती हैं, पोस्टर फ्रेम्स बना सकते हैं। तो बात ये है कि आपकी सोच कैसी रखनी है आपको। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ है और बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करने को आगे आ सकते हैं। जी, वैसे रास्ते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर ममता जी इनके हालातों पर हम नज़र डालें तो हमारे हिसाब से ये है कि इनके पास फाइनेंशियल बेसिस तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किसी तरह का बैंक लोन या इस तरह की कोई हेल्प इन्हें मिल सकती है? हाँ, बैंक्स भी काफ़ी सारी मदद करते हैं। एक सिंपल, अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम पास करी, मतलब 10th की एग्ज़ाम भी अगर इन्होंने पास करी है या इनकी बेटी ने पास करी हुई है और वो मैच्योर्ड है, तो उसके नाम पे कुछ मिनिमम लोन इनको मिल सकता है, जिसके रीपेमेंट के मोड्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। बाकी हर बैंक का अपना अपना एक तरीका है लोन प्रोवाइड करने का। 1.5 लाख से लेकर 15 लाख तक का रेंज इन जनरल बैंक्स रखते हैं, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बिज़नेस के लिए देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो बैंक के लोन्स होते हैं उसके नॉर्म्स डिपेंड करते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप चाहती हैं या पार्टनरशिप में आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड टाइप का बिज़नेस खोलना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करना चाहते हैं, अकेले हैं या ग्रुप है या पार्टनर्स हैं या शेयर होल्डर्स रख रहे हैं, उस हिसाब से बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है निधि, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बैंक से लोन लेने के पहले आपको काफ़ी अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि बैंक के जो रीपेमेंट के नॉर्म्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। आप कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल किन चीज़ों की आप सबमिट कर रहे हैं, उन्हें स्कैन करके रखिए या उनकी फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास रखिए। रीपेमेंट मोड्स को एक बार किसी लॉयर के साथ बैठ के ठीक से समझ लीजिए, जिससे कि बाद में आपको कोई परेशानी ना आए। वरना बैंक जब रीपेमेंट का टाइम आता है तब कभी कभी बैंक्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो लोन लेने का मतलब ये है कि लोन लेने के पहले आप उसकी जो पे बैक
पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से जान लें, उसके बाद ही आप लोन लें तो बेहतर होगा। लेकिन जैसा इनकी स्थिति है, इनकी स्थिति में मैं कहूँगी कि इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनकी बेटी ने तो शायद एसएससी की एग्ज़ाम दी होगी, तो 1.5 से 2 लाख का लोन जो है वो काफ़ी लिबर्टी से मिल जाता है, मतलब उसमें रीपेमेंट का इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती। वैसे भी स्मॉल अमाउंट रहता है तो मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटीज़ भी थोड़ी कम रहती हैं, और कुछ तो वो सोशल वर्क के नाम पे भी कुछ ना कुछ लिबरल होते हैं, कुछ फीमेल्स के नाम पे इनको लिबर्टी मिल सकती है। तो इस तरीके से ये अगर आगे बढ़ें तो इनको काफ़ी सारी मदद बैंक भी कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि बैंक मदद तो करती है, लेकिन आपको इस बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि पेबैक पॉलिसीज़ क्या है, पेमेंट मोड क्या रहेंगे, इन बारे में ज़रूर अपनी आंखें खुली रखिएगा, वरना आपको ये बाद में परेशानी में डाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी बारे में। ममता जी, अगर इनके हालातों को हम देखें, और इस तरह के कई और भी केसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस स्थिति में हो कि वो बैंक लोन भी नहीं ले सकता हो, तो उस कंडीशन में कोई ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजीज या कुछ ऐसे आइडियाज जिसमें जहाँ तक हो सके मनी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो या ना हो, कुछ घर की चीज़ों से ही स्टार्ट किया जा सके, ऐसा कोई आइडिया अगर आपके पास हो? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेरी है ये। एक्चुअली बैंक लोन लेना या नहीं लेना ये हमारा पर्सनल थॉट रहता है। कई लोग बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करते, वो डर के मारे रहता है कि अब पता नहीं इसके बाद हमारा बैंक क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा लिबर्टी है आपको। एक तो कंसल्टेंसी का बिज़नेस है। अगर आपको कंसल्टेंसी अपनी फर्म स्टार्ट करनी है तो उसके लिए किसी इनिशियल अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनल कंसल्टेंट हो सकते हैं। फाइनेंस में अगर आपका एक्सपर्टीज़ है तो आप उसमें कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आप बाकायदा चार्ज करके कंसल्टेंसी अपनी खोल के चार्ज करके अपनी कंसल्ट दीजिए जी। तो ये इस बिज़नेस में आपको कोई इनिशियल पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर आपको किसी म्यूज़िक में या डांस में या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में आपको कोई इंटरेस्ट रहा हो कभी अपने यंग टाइम में, तो आप उसको भी अपना एक बिज़नेस बना सकते हैं, उसका भी एक स्कूल खोल सकते हैं। और कई लोग हैं जो इस तरीके से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, यानी खुद के टैलेंट को बिजनेस में कन्वर्ट कर देना। और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस टैलेंट को यूज़ करके काफ़ी पैसा बना रहे हैं। एक तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। आप मॉर्निंग में 1 घंटा या शाम को 2 घंटा देकर आप अपना एक पॉकेट मनी जैसा भी अर्न कर लेते हैं, और नए लोगों से कांटेक्ट बनते हैं, आपकी फ़िटनेस बनी रहती है और आपका मूड अच्छा रहता है। तो कुल मिला के ये भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा है जिसमें इनिशियल अमाउंट की कोई ख़ास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आजकल ऑनलाइन बिज़नेस बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप कभी कंप्यूटर पे बैठे तो आप देखिए कई सारे जो पॉपअप्स आएंगे बीच में, उसमें ही आपको बहुत सारे ऑनलाइन बिज़नेस के ऑफ़र्स रहते हैं। घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं उस केस में। फिर रियल एस्टेट एजेंट, ये भी एक बहुत बढ़िया सा बिज़नेस है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आसपास जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है फॉर सेल है या खाली पड़ी हुई है बहुत दिनों से, आप उनके ओनर्स से मिलिए, या फिर इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन थोड़ा सा देखिए कि किस जगह पे प्रॉपर्टी बिक रही है या अवेलेबल है या एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है जी। और उसमें लीगल और इलीगल एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल लीजिए, ओनर से मिलिए, ओनर की डिमांड्स क्या हैं ये पता लगा लीजिए। आपका कोई इनिशियल पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके अगर उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करवाते हैं या फिर उनकी सेलिंग के प्लान्स में इन्वॉल्व होते हैं, कॉलोनाइजर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें भी आपका काफ़ी पैसा बनता है। दूसरा एक बिज़नेस है जो कि क्रिएटिव लोगों के लिए ज़्यादा है, ये है अबाउट क्रिएटिव राइटिंग। आप ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। उसमें आजकल आपको मैं बता दूं, जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग ब्लॉग्स लिखते हैं नेट पे या ट्विटर पे या सब, ये लोग राइटर रखते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये इनके नाम से अगर ब्लॉग है तो इन्होंने खुद ही लिखा होगा। यानी जो सेलिब्रिटीज के जो पोस्ट होती है वो उनके बिहाफ पे किसी और राइटर के लिखी वो लोग भी वो अपॉइंट कर लेते हैं बाकायदा। अच्छी आपकी अगर लैंग्वेज स्किल्स अच्छी है, एक्सप्रेशन अच्छा है, तो आपको बाकायदा ब्लॉग राइटर के फॉर्म में भी लोग हायर कर सकते हैं जी। आप अगर अपने आप को एडवर्टाइज़ करें तो आप क्रिएटिव एजेंसी खोल सकते हैं जिसमें कि वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स और मार्केटिंग, सर्च इंजन का मार्केटिंग, ऑप्टिमाइजेशन
ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप थोड़ा बहुत योगा जानते हैं, एक्सरसाइज जानते हैं, एरोबिक्स जानते हैं, तो आप फिटनेस सेंटर अपना डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ़िटनेस सेंटर में अगर आप जिम जैसा डालेंगे तो आपको इनिशियल अमाउंट काफ़ी लगता है। लेकिन अगर आप सिंपल योगा इंस्ट्रक्टर की तरह अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहें, तो आप अलग अलग कॉलोनीज़ में जाके या स्कूल्स में जाके अपनी सर्विसेज ऑफ़र करिए, एंड उसके बाद आप उसमें योगा इंस्ट्रक्टर की तरह भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। इक्विपमेंट्स की ज़रूरत आपने उसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत, एरोबिक्स में भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद वेब मेंटेनेंस का एक बिज़नेस है, जिसमें कि आजकल यंगस्टर्स काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपनी वेबसाइट्स खोलने के लिए एम्प्लॉयज़ रखती हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ये अभी एप्टीट्यूड नहीं आया है इस टाइप का। तो आप अपनी सर्विसेज ऐसी स्मॉल स्केल लोकल इंडस्ट्रीज़ को ऑफ़र कर सकते हैं कि आप उनकी वेबसाइट्स खोलिए, उसको अपडेट करिए, उसको मेंटेन करिए। तो उनको भी एक टेक्नोलॉजी के बारे में आप गाइडेंस भी दे सकते हैं, और वो आपको इसका पेमेंट भी करेंगे। कैरियर गाइड बन सकते हैं आप, टीचिंग प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, क्योंकि मदर्स या तो नॉर्मली टीचर्स होती हैं। एजुकेशनल सेक्टर में तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज इतनी सारी ओपन होती है कि हर एज के लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप टेक्निकल और टीचिंग में एज ए प्रॉपर टीचर जाएं, आप अपनी आर्ट स्किल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, इसलिए टीचिंग प्रोफेशन में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे भी एजुकेशन का आजकल का जो ट्रेंड है उसमें ये देखा जाता है कि काफ़ी क्रिएटिव या इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिर आप प्रोफेशनल स्पीकर ट्रेनर बन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है जिसमें आपको कोई पैसा खुद का नहीं लगाना पड़ता। इवेंट मैनेजमेंट आज का नया फैशन है, इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, लोगों को बर्थडेज या पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करना। फिर आजकल एक और बड़ा प्यारा सा बिज़नेस मैंने देखा नया स्टार्ट हुआ है, जो यंगस्टर्स की दिमाग की एक उपज है कहना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है कि जो बड़े बड़े लोग पार्टीज़ में जाते हैं, जब उन्हें गिफ्ट देना होता है तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता सोचने का कि उन्हें क्या गिफ्ट किसको देनी चाहिए, उसको कहाँ से ख़रीदा जाए, पैकिंग कैसे की जाए, मतलब वो इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और उनका प्रेजेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है जी। तो एक गिफ्ट कॉरपोरेट बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं कि हम सजेशंस भी देंगे, हम गिफ्ट ला के पैक करके और ये सब आप सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके बुकेज़ करके आप उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका पेमेंट वो आपको देंगे जी। तो ये भी एक नया बिज़नेस है। आप अपने शहर के गाइड बन सकते हैं, अपने शहर के बारे में आप पता लगा लीजिए, टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से हैं, आसपास घूमने की जगहें क्या है। संडे के संडे आप उनको सिटी गाइड बन सकते हैं जी, ये भी एक तरीका हो सकता है। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं, टूर ऑपरेटर्स बन सकते हैं, ट्यूशन्स ले सकते हैं, मनी एक्सचेंज बिजनेस में जा सकते हैं, मतलब करेंसीज़ को एक्सचेंज करने में, या फिर आप मनी ब्रोकरशिप भी कर सकते हैं। कई लोग इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, आप किसी और से पैसा उधार लेकर, जिसको ज़रूरत है उसको किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उधार दे सकते हैं जी। आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब वो पे बैक होगा तो उसमें आपका एक इंटरेस्ट अमाउंट आपका बन जाएगा। ये एक तरीके का मनी ब्रोकरशिप है जो आप कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको निधि में अगर ये अपनी बातें ना रोकूं, तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप अगर सोचें थोड़ा सा नए तरीके से, तो बहुत कुछ है जो बिना पैसे के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है जी आपको। तो ये था ममता जी का मार्गदर्शन, जिसमें हमने जाना कि अनलिमिटेड तरीके हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, अपनी सिचुएशन पे ध्यान दीजिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और खुद को एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। वैसे ममता जी, एक मेंटलिटी ये भी देखने में आती है कई लोगों के, मतलब मेरे सुनने में ये आया है कि कोई लोग कहते हैं कि यार जॉब करना ही बेटर है, कौन खुद का इतना सेटअप करेगा, कौन इतना टेंशन लेगा, सारी चीज़ें अगर अपने ऊपर आ जाएगी तो हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अगर जॉब को और एंटरप्रेन्योरशिप को हम कंपेयर करते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर होने के क्या फ़ायदे हैं? एंटरप्रेन्योर होने के बहुत फ़ायदे। नौकरी ही है, आप किसी दूसरे के लिए ही काम करते हैं हमेशा। और एंटरप्रेन्योर होने में सबसे बढ़िया बात तो जो होती है वो ये है कि आप वो काम करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं जी। आप अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो आपका जो ऊर्जा का स्रोत होता है आपके काम का, वो आपका पैशन होता है।
क्योंकि आपको कोई फोर्सफुली काम नहीं करा रहा है, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि आज आपको इतना काम करना है तभी आप घर जा सकते हैं, या फिर आज आप बिना काम किए नहीं रह सकते। नौकरी में आपको एक रूटीन टाइम पे जाना है, अपनी सर्विसेज देनी ही है, आपके आने जाने का समय कोई नोट करता होता है। एंटरप्रेन्योर फ्री है, यानी जॉब में काफ़ी सारी बाउंडेशंस और काफ़ी लिमिटेशंस बाउंडेशंस होती हैं। ये एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी एक लिमिटेड है, मतलब थोड़ा सा ये है कि आपको हर महीने एक अमाउंट आपको मिल रहा है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के साथ ऐसा नहीं होता है। इसकी फाइनेंशियल लिबर्टी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको एकदम से फ़ायदा ना हो, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करते जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी परेशानियों को खुद ही ओवरकम कर जाते हैं, क्योंकि आपको वो परेशानियाँ उतनी डीप लगती नहीं है जी। क्यों आप अपने शौक़ से कर रहे हैं वो चीज़, तो इस वजह से आपकी इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है, फ्रीडम ज़्यादा होती है। शुरुआत में आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन देर सबेर आप अगर लगे रहते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। जिनका जॉब है उनके कंपैरिजन में एंटरप्रेन्योर्स का फाइनेंशियल लिबर्टी बहुत ज़्यादा है। जी। आपको एक मेंटल पीस होता है, किसी से दबे हुए नहीं हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ना टाइम का, ना पैसे का, ना यूनिफॉर्म का, किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं रहता है। आपको अगर एक टेंशन है तो वो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, जी। बस। फिर दूसरी बात ये होती है कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कोई क्रिएटिविटी से नया काम शुरू किया है, तो परिवार में, दोस्तों में, समाज में आपकी एक अलग पहचान होती है। कोई ये नहीं कहता कि आप इस जगह पे जॉब करते हैं, हमेशा ये कहता है कि आप ये काम करते हैं। तो दोनों बातों में काफ़ी डिफरेंस है। यानी काम से आपकी पहचान आपका काम होता है, आपकी कंपनी नहीं होती। जी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर आपकी जो अर्निंग है वो अर्निंग फिक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप खुश रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। यहाँ निधि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात मैं बताना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट देखते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये है कि आप इनोवेटिव हैं, आप क्रिएटिव हैं और अपनी इंटरेस्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को आप अपना बिजनेस बना रहे हैं। अगर मैं एक छोटे से फॉर्म में आपको समझाऊं तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक इंसान से लैंड लेता है, ज़मीन लेता है, दूसरे इंसान का लेबर हायर करता है, एफर्ट्स हायर करता है, तीसरे इंसान का पैसा हायर करता है, खुद का कुछ नहीं लगाता है, तीसरे का पैसा हायर करता है, फिर इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके प्रोडक्ट बनवाता है। वो प्रोडक्ट को वो मार्केट में सप्लाई करता है। जो पैसा मार्केट से आ रहा है उस पैसे से उसने जिससे अमाउंट लिया था उसको इंटरेस्ट पे करता है, जी, पे बैक करेगा। जो लेबर जिससे उसने हायर किया था उसको सैलरी देगा, वो एक बात ख़त्म होती है। जिससे लैंड लिया है उसको किराया देगा और जो कुछ बचा है वो सारा उसका है। तो उसका जो प्रॉफिट है उसके लिए वो किसी को आंसरेबल नहीं है। और आपको मैं ये अगर इस सिंपल तरीके से आप अगर एंटरप्रेन्योर को समझेंगे तो आपको लगेगा कि उसने खुद का सिर्फ एफर्ट लगाया है, अपना सिर्फ दिमाग लगाया है, बाकी हर चीज़ दूसरे का था। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी क्रिएटिविटी से अपने आसपास मौजूद सहूलियतों को अच्छे से यूज़ कर पाता है। जी, तो एक छोटा सा आइडिया आपको काफ़ी आगे ले जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन इन आइडियाज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तो वो भी हम जानेंगे ममता जी से कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है, ये जानना ज़रूरी है। कुछ हद तक तो एंटरप्रेन्योरशिप हेरिडिटी होती है, कुछ हद तक। जैसे आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसी को बुरा ना लगे, पर कुछ लोग होते हैं, कुछ टिपिकल एरियाज़ के लोग हैं जो बिल्कुल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते ही होते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई सीख सकता है एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा जा सकता। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने टैलेंट को पहचानिए और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाइए अपने टैलेंट का, अपने विज़न का। विज़न से मेरा मतलब होता है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, जो लोग पसंद करते हैं, जिनको मार्केट में इंटरेस्ट होता है, कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है,
कब कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट आने वाली है, ऐसा विज़न आप अगर रखें, आप अगर इतनी हिम्मत अपनी रखें कि कोई अगर आपको नुकसान होता है तो उसको फेस करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। उसके बाद आप में डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बिज़नेस स्टार्ट करने में आपको पता नहीं कितने तरीके के लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, तो आप में टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, लोगों से मिसबिहेव करते हैं, तो फिर आप भूल जाइए, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते हैं। जी, बहुत ज़रूरी है कि आप टॉलरेंट हों। आपका कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कन्विंसिंग पावर मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। थंब रूल होता है, थंब रूल होता है। आप जिससे मिले आप उसको ये विश्वास दिला सकें कि आप जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो वक्त की ज़रूरत है, और जो आप बना रहे हैं वो प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर है। आप सामने वाले के पैसे की पूरी वैल्यू उसको दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दे रहे हैं। ये एहसास अगर आप किसी को दिला सकें तो आप समझ लीजिए कि आपने उसका दिल जीत लिया है और आपने मार्केट भी जीत लिया। कन्विंसिंग पावर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एंटरप्रेन्योर की। समय के साथ अगर निधि देखा जाए तो एक और बात मेरे ध्यान में आती है कि आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो अच्छा होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ रखें अपने लिए। अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लंबी प्लानिंग मत रखिए, इतनी प्लानिंग रखिए कि आपको प्रॉफिट आने लगे, और उस प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट शुरुआत में आप उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में लगाइए। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है उसे वापस उसी बिजनेस में लगाइए। कम से कम जितनी आपकी ज़रूरत है बस आप अपने लिए उतना रखिए। ये अगर जो स्टार्टिंग बिजनेसमैन होते हैं, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मेरा हम्बल सजेशन है कि आप अपनी लाइफ सबसे पहले बैलेंस रखिए। ये नहीं कि आपने अपने खर्चे इतने वाइड कर रखे हैं कि आप सारे प्रॉफिट को अपने ऊपर ही खर्च करते रह गए, तो आप कभी भी अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जी। तो बहुत ज़रूरी है बैलेंस लाइफ जिए। इसके बाद आपका दिमाग स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप फ्लक्चुएट नहीं करें किसी भी हालत में। जी, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के, लेकिन फिर भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे ही एक क्वेरी हमारे पास है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ममता जी। ये है मिस्टर देवाशीष की क्वेरी है हमें। कुछ वक्त पहले इन्होंने एक ऐसे ही नए बिज़नेस को स्टार्ट करने का पूरा प्लान बनाया था। कई बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने प्लानिंग की। फाइनेंस, रिस्क, प्रॉफिट, लॉस, इन्वेस्टमेंट, हर तरह की चीज़ पर इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, लेकिन फिर भी बिज़नेस स्टार्ट करने को लेकर इनके मन में कुछ डाउट है। क्या है वो भी नहीं जानते, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। हाँ, बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को। सबसे बड़ा तो डाउट है अनसर्टेनिटी का। आपको नहीं पता कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, आपको नहीं पता कि आपने जो किया है उसका आपको रीपेमेंट कैसे मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक डाउट होता है, और ये अनसर्टेनिटी जो है ये ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज की वजह से होती है। कई बार क्रेडिट मार्केट में चेंज है, फिर नए नए जो पॉपअप रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी होती है। फिर डिमांड और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस है वो पता नहीं हम कोप अप कर पाएंगे कि नहीं। तो डर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, इसीलिए ये जो डर होते हैं, इन्हीं वजहों से मैं आपसे कह रही थी कि आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग रखिए जी। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बाद में प्लान करिए, शुरुआत में मत करिए। तो आप अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन भी एक कारण होता है। ग्लोबलाइजेशन में आपको फॉरेन कल्चर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनमें क्या क्या खराबियां हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ये आपको पता लगाना होगा। और फिर नई चीज़ों को आप जैसे ला रहे हैं मार्केट में, तो उसके नए कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं जी। ये पता लगाना पड़ेगा आगे जी। फिर एक और बात निधि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप जिस बिज़नेस को खोलना चाह रहे हैं उस बिज़नेस में कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, इनकी खबर रखना भी बहुत ज़रूरी है। यानी पुराने जो फेलियर्स रहे हैं उनके बारे में, वो फेलियर्स थे, वो क्यों थे, उनके फेलियर्स के रीजंस क्या क्या हैं,
ये पता करने से आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो मैंने आपसे कहा था। आजकल अगर आप इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर बडिंग पॉलिसीज़, फिर टैक्सेस, डिमांड्स, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मतलब आपको अपने बिज़नेस में अलग अलग तरीके के लोगों से राय ले लेनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से कई बार क्या होता है, थॉट्स का क्लैश आ जाता है। तो उस क्लैश को आपको डील करते आना चाहिए अलग अलग लोगों की। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप लीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। जी, तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना कि जॉब से बेटर ही होती है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप के केस में अगर आप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की गारंटी मिल सकती है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा इनोवेशन ज़रूरी है इसके लिए। तो हमें उम्मीद है कि ये मार्गदर्शन आपके काम आएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। हमसे ज़रूर शेयर कीजिए अपनी बातें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।